चले भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है, उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही होगी। नहीं कट रही होगी तो धीरे धीरे ज़िंदगी को और अच्छा करेंगे हम और आप मिलके। शानदार ज़िंदगी की तरफ इस ज़िंदगी को लेके जाएंगे, मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। ठीक है। 4 किताबों को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को हम 4 बार पढ़ेंगे। इसीलिए आपको ये जो मैं नोट्स करा रहा हूँ, इन्हें आपको 4 बार पढ़ना है। अगर ये नोट्स आपने 4 बार पढ़ लिए और मेरे दिए गए क्वेश्चन लगा लिए, यूट्यूब पे सारे प्रैक्टिस सेशन फॉलो कर लिए, तो कुछ और करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, शानदार हूँ। आप लोग बताइए कि कैसे है। चलिए, तो आज से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होनी है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आज हम करेंगे, दैट इज द लेटर मुगल। डाल लीजिए हेडिंग। हम उत्तर मुगल्स करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। लेटर मुगल, उत्तर मुगल, मतलब औरंगजेब के बाद के राजा हैं या फिर ये औरंगजेब के बाद का शासनकाल है। ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये आफ्टर दी औरंगजेब पढ़ रहे हैं। औरंगजेब के बाद का शासनकाल है ये पूरा का पूरा जी। क्या दिक्कत है बताओ बेटा। नेहा जी, क्या पूछना है आपको? आपके कौन से दोस्त को किसने, मतलब किस टीचर से पूछने पे ब्लॉक किया गया बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर काम की बात पूछोगे, अपना अपना जेन्युइन डाउट पूछोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टीचर की किसी स्टूडेंट्स के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी ना बेटा। ये हो तो पर्सनली कि कोई किसी टीचर की किसी स्टूडेंट के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी ना, बल्कि आपने हमारा बैच लिया तो ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इट इज़ वेल एंड गुड। इट सीम्स रियली गुड। या हाँ, तो अब देखो, लेटर मुगल यानी कि औरंगजेब। याद करो, जब मैंने मुगल कराया था तो औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 तक। याद आया? 1658 टू 1707 था। फिर जब 1707 में जब औरंगजेब मरा तो यहाँ से फिर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो लेटर मुगल में पहला शासक आप लिख लीजिए। चलिए, बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया है, इसे खोलने का इंतजार करते हैं। खुल जा सिम सिम। अगर गलती से परचेज हो गया है तो आपकी आईडी पे करवाना है तो दिए गए नंबर पे लगातार कॉल लगाए, आपका कॉल उठ जाएगा। गुलाम वंश का आखिरी शासक बेटे कैकूबाद था। चलिए, पहला शासक लिख लीजिए, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 1712। मार्कर इतना मोटा ठीक है या फिर थोड़ा और वो करूं बोल्ड, ये आप मुझे अवश्य बता दीजिएगा। नहीं बेटे, ज्योग्राफी तो सुशांत सर पढ़ाते हैं बेटे। हाँ। और उसने पूछा था कि डार्क सर्कल है तो क्या करे। अच्छा, उसने पूछा था कि डार्क सर्कल है तो क्या करे, इसको कॉपी पेस्ट किया बस, इसलिए ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इसका मतलब साइंस वाले किसी फैकल्टी से आपने बेटा पूछा होगा, डार्क सर्कल का क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार स्टाफ से बोल दूंगा। बोर्ड अगर वाइट भी क्लियर नहीं है तो कौन सा क्लियर होगा? मोहित सिंह लिखते हैं, आज तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। चलो मैंने आज दे दिया बेटा आपका रिप्लाई, आप खुश हो? हाँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। बहादुर शाह फर्स्ट का ही नाम था मुअज्जम। इसी को ही मुअज्जम भी कहा गया है। इसी को कहा गया मुअज्जम। इसी को ही कहा गया है मुअज्जम। इकोनॉमिक्स इसके बाद ही करा देंगे बेटे, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ही ले लेंगे आपका इको। परेशान मत होइए आप क्या सिर्फ इसमें 8 जुलाई के बच्चे और 21 मई के ही बच्चे हैं। 21 मई में
एंशिएंट और मिडाइवल हो गया है और मॉडर्न रह गया है। उनमें मॉडर्न और इकोनॉमिक्स रह गया, तो मॉडर्न कराते फिर से हम इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे। चलिए, हाँ, मुअज्जम नाम था तो लिखना। ही वॉज द सन ऑफ औरंगजेब। ये औरंगजेब का बेटा था। सन ऑफ औरंगजेब, ये औरंगजेब का बेटा था। किसका बेटा था? ये औरंगजेब का बेटा था। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज शाहे बेखबर। और इसे शाहे बेखबर के नाम से भी जाना गया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज शाहे बे खबर। इसे शाहे बेखबर के नाम से भी जाना गया। देखो, शाहे बेखबर का मतलब टेस्ट आपको लगाने नहीं है। जैसे कि मिडाइवल हिस्ट्री समाप्त हुई होगी तो मैंने करीबन आपको अब बहुत सारे क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री के आंसर की के साथ सेंड किए हैं। टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन है, आप फटाफट से उन क्वेश्चंस को मतलब लगा लीजिए। वो ऐसे पीवाईक्यू हैं जो बार बार रिपीट होकर आते हैं, उसमें लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू भी आपके शामिल हैं। तो इसको शाहे बेखबर भी कहा गया, शाहे बेखबर। ठीक है, तो वो शाह का मतलब राजा और बेखबर का मतलब ऐसा राजा जिसे कोई खबर ना रहती हो, क्या प्रशासन चल रहा है, क्या शासन चल रहा है, क्या घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है। नशे में धुत रहता था ये, धुत। ठीक है, पूछा जाता है इसके समय में सिखों का नेता कौन था, तो सिख लीडर का नाम लिख लीजिए इन इस टाइम। इसके समय में सिखों के नेता का नाम, सिख लीडर का नाम लिख लीजिए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जी ने इसके समय में विद्रोह किया था। सिख लीडर बंदा बहादुर रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम। बंदा बहादुर रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम। बंदा बहादुर ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोह किया था, ये वाला पॉइंट आप याद रख लेना। कविता वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे ये कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्योंकि देखो लेटर मुगल इसीलिए है, उत्तर मुगल नाम इसीलिए क्योंकि उतरते हुए मुगल है। ये कुछ ज्यादा करेंगे नहीं। ऐसी इस कंटेंट से आपका आसानी से निकल जाएगा, बस केवल आप अलग से हरियाणा जी के और पढ़ लेना। तो ये कुछ करेंगे नहीं, ये सिर्फ ऑर्डर मतलब इनका याद रखना, इनसे क्वेश्चन इनकी क्रोनोलॉजी से बनता है। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम। अब आप दूसरा शासक लिख लीजिए इसके बाद, जहांदार शाह। ये तो और भी महान होगा। जहांदार शाह। पीवाईक्यू ऐप पर भी डाल दिए गए हैं और बाकी जो आपका टेलीग्राम या व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है उस पर भी डाल दिए गए हैं। ठीक है, जहांदार शाह। इसका टाइम लिख लो, जहांदार शाह कब से लेकर कब तक रहा है, तो वो 12 तक था, 1707 से 1712। ये रहा 1712 से 1713। 1 साल रह के आप लोगों के लिए ये ऊपर ये एहसान कर गया जहांदार शाह। लेकिन फ्रॉम दिस, सॉरी, इन हिज कोर्ट, इसके दरबार में लेडी लाल कवर डोमिनेटेड। इसके दरबार में लाल कंवर नामक महिला का बोलबाला रहा। लाल
कवर महिला का बोल बाला रहा। तो लाल कंवर नामक जो महिला थी उसी की ही इसके दरबार में चलती थी। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये मनमोहन सिंह जी हैं और लेडी लाल कंवर सोनिया गांधी जी हैं। निकल जाएगा बेटा, नीरज कुमार निकल जाएगा। ठीक है, महिला लाल कंवर, लेडी लाल कंवर। लेकिन फ्रॉम दिस रूलर, इसी शासक से सीरीज ऑफ पपेट रूलर स्टार्टेड, इसी शासक से कठपुतली शासकों का दौर शुरू हुआ। कठपुतली शासकों का दौर शुरू हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मुगलों में किस राजा के समय से कठपुतली शासकों का दौर शुरू हुआ, तो आंसर आपका हो जाएगा जहांदार शाह से। मतलब अब यहां से क्या होगा कि रियल पावर किसी और के हाथों में रहेगी, राजा सिर्फ नाम के लिए राजा हो जाएंगे। तो पपेट शब्द याद रखना, कठपुतली शब्द याद रखना कि पहला मुगल शासक जो कठपुतली की तरह मतलब शासन किया तो वो था आपका जहांदार शाह। हाँ बेटा, ये मॉडर्न हिस्ट्री है और यहाँ से आपके मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। एक सेकंड कमेंट लो कुछ बच्चों के। सर आप और बायो की मैडम सेम पढ़ाते, चलिए थैंक यू सो मच। मैम तो बहुत शानदार पढ़ाती हैं। मैडम आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ की भाई महिला अरस्तु है। अरस्तु एरिस्टोटल यानी कि फीमेल एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल का मतलब समझ रहे हो? हैं? एरिस्टोटल का मतलब है फादर ऑफ बायोलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान के पिता। तो मैडम हमारी हैं जीव विज्ञान की माता। अच्छा, जादर शाह के बारे में लिख लेना। ही ऑल्सो अबॉलिश्ड जजिया टैक्स। इसके द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया। जजिया कर खत्म किया। तो याद करो, पहले अकबर ने हटाया था, फिर औरंगजेब ले आया था, और फिर इसे मतलब जहांदार शाह परमानेंट इसे हटा देगा। ठीक है। दीपक लिखता है सर आप पिता हैं हिस्ट्री के, थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर ले बेटा मेरे। अभी ना मैं पूरी शिद्दत के साथ लिख रहा हूँ और राइटिंग में कुछ समझ में ना आए तो जो मुंह से जो बोलता हूँ उसे अच्छे से सुना करो। मैं बहुत आराम आराम से बोलता हूँ, सबको समझ में आएगा मेरे बच्चे, कोशिश करें। ठीक। अगला शासक आप लिखें तीसरा मोहम्मद शाह। देखो राइटिंग अच्छी नहीं है ये मान सकता हूँ, समझ में ना आए ये नहीं मान सकता, क्योंकि मैं अक्षरों को शब्दों को बहुत दूर दूर लिखता हूँ और मुंह से बोलता भी हूँ। इतना तो आप बेटे काबिल हैं, अधिकारी बनने वाले हैं मेरे बच्चे। मोहम्मद शाह कैसे आएगा? नहीं 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 ना। तीसरा मोहम्मद शाह नहीं है, फर्रुख शियार। तभी बोलो मेरा टाइम मैच नहीं कर रहा। फर्रुख शियार, फर्रुख शियार। 1713 से 1719 का इसका समय है। 1713 to 19। फर्रुख शियार लिख लेना। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत?
देखो फर्रुख शियार से कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब बनते हैं। लिखना ही एक्वायर्ड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। इसने सैयद बंधुओं के सहारे से या सैयद भाइयों के सहारे से सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है, सैयद बंधुओं के सहारे से राजा बना। तो पूछा जाता है कि फर्रुख शियार को जो सिंहासन प्राप्त हुआ, राज सिंहासन जो मिला, वो किसके सहारे से मिला? वो सैयद बंधुओं के सहारे से मिला है, सैयद ब्रदर्स के सहारे से मिला है। सैयद बंधु दो भाई थे। कितने भाई थे? ये दो भाई थे, दो। सैयद बंधु दो भाई थे, दो। आपसे पूछा जाएगा दोनों का नाम बता दीजिए, तो एक का नाम लेंगे अब्दुल्ला खान, एक का नाम लेंगे हुसैन खान। अब्दुल्ला खान और एक का नाम लेके हुसैन खान। छापो। इस स्लाइड से कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दिव्यांशु, अभी शाह आलम आपका अलग से आएगा राजा। शमशुद्दीन रहा है लेकिन उसका राज्य अभिषेक नहीं होगा बेटा, इसलिए कैकू बाद ही आप लगाना। गुलाम वंश का आखिरी शासक कैकू बाद ही है। सर एडी सी दिस कंफ्यूज, एडी और सी ही एक ही बात है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईसवी, और सी का मतलब आपका मतलब होता है आपका सेंचुरी। ठीक है, तो वो एक ही बात है, आपको उसके लिए परेशान नहीं मतलब होना। एडी लिखा हो सी लिखा हो, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा। अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, इन दोनों को सैयद बंधु कहा गया है। लिखना फर्रुख शियार सॉरी इन 1717 में फर्रुख शियार इशूड गोल्डन फरमान। फर्रुख शियार के द्वारा स्वर्ण फरमान जारी किया गया। फर्रुख शियार इशूड गोल्डन फरमान। फर्रुख शियार के द्वारा स्वर्ण फरमान जारी किया गया, सोने का फरमान। देखो गोल्डन का मतलब, गोल्डन और फरमान शब्द का मतलब होता है रॉयल ऑर्डर, शाही आदेश। फरमान का मतलब है रॉयल ऑर्डर, शाही आदेश। समझ रहे हो? मतलब जो राजा के द्वारा जब कोई आदेश दिया जाता था, कोई ऑर्डर दिया जाता था, तो हम उसे फरमान कहा करते थे। ठीक है, गोल्डन फरमान। लेकिन अंडर दिस फरमान ही गेव ऑल ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इस फरमान के तहत इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी व्यापारिक अधिकार दिए। छापो। 1717 में पहली बार ऐसा होगा कि फर्रुख शियार ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी अधिकार दे देगा, तो कहा जाए तो इसी की वजह से हम टोटली गुलाम बने हैं। अभी आपको व्हाट्सएप का नंबर बता दूंगा, वहां पर आप मैसेज कर देना, आपको पेड ग्रुप के लिंक भेज दिए जाएंगे, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, दोनों ज्वाइन कर लेना।
ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी व्यापारिक अधिकार दे दिए। इसीलिए पूछा जाए कि बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल राजा के नाम से सोने के सिक्के चलाए थे? तो फर्रुखशियार के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, अब फर्रुखशियार के बाद कौन हुआ है? तो फर्रुखशियार के बाद आप चौथा मुगल, लेटर मुगल में शासक लिख लीजिए, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 48, 1719 टू 48। आप कितने ईयर से टीचिंग करा रहे हो सर? अंकित जी लिख रहे हैं, बेटा मुझे 12-13 साल हो गए पढ़ाते। 2012-11 में पढ़ाना लगभग शुरू करा था और आज 2024 चल रहा है। यू कैन सी। ठीक है, ठीक ना। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज रंगीला, इसे रंगीला भी कहा गया। देखो रंगीला एक तो राजा है, तो रंगीन मिजाज का तो खैर ये होगा ही, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो राजा है तो रंगीन मिजाज का तो ये होगा ही। ऊपर से ये रंगीला के नाम से अपनी कविताएं लिखा करता था, अपनी पोयम्स को लिखा करता था रंगीला के नाम से। ठीक है, तो रंगीला के नाम से इसकी कविताएं होती थी, इसकी पोयम्स मतलब होती थी, ये लगातार लिखा करता था। ठीक है, तो किस राजा को रंगीला कहा गया? तो वो था मोहम्मद शाह। लेकिन इन हिज टाइम, इसी के समय में नादिर शाह केम टू इंडिया। नादिर शाह भारत आया। इसके समय में नादिर शाह भारत आया। इसी के समय में नादिर शाह भारत आया था। किस साल आया था? तो लिख लेना 1739 में आया था, 1739 में आया था। और नादिर शाह हिंदुस्तान से दो वस्तुओं को ले गया था, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। तो 1739 में, 1738 39 में मतलब नादिर शाह हिंदुस्तान आया और यहाँ से दो वस्तुओं को ले गया। एक तो ले गया पिकॉक थ्रोन, अरे वही मयूर सिंहासन याद करो जो कि शाहजहां ने बनवाया था। और एक मतलब ये ले गया उस सिंहासन में लगा हुआ कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर का हीरा। ज्योति फिर कर देना बेटा, आ जाएगा। कोहिनूर का डायमंड, कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर हीरा है सदा के लिए। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? बेटा मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, काफ़ी टाइम से दिल्ली में रह रहा हूँ। वैसे मेरा होम टाउन जो है, मतलब मेरा जन्म पैदाइश, वो उत्तर प्रदेश आगरा की है, द सिटी ऑफ ताज, सिंबल ऑफ लव। तो मोहम्मद शाह रंगीला किस्म का व्यक्ति भी था और उसके समय में नादिर शाह आया। अब पूछा जाता है नादिर शाह कौन था? तो नादिर शाह आप लिख लीजिए, नादिर शाह रूलर ऑफ ईरान या सेंट्रल एशिया, ये ईरान का शासक था। तो ईरान का राजा नादिर शाह हिंदुस्तान आया था। ठीक है, पांचवा शासक लिख लो नादिर शाह के बाद जो मतलब इतिहास में हुआ है, पांचवा राजा, दैट इज द अहमद शाह। सत्रह सौ अड़तालीस से 54, 1748 टू 54, फटाफट छाप लीजिए।
नहीं, ये रंगीला नहीं था। हाँ, देखो अहमद शाह वैसे तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन इसके समय में एक काम हुआ है तो लिखना इन हिज टाइम, इसी के टाइम पर या इसी के समय पर अहमद शाह अब्दाली केम टू इंडिया। इसी के वक्त में अहमद शाह अब्दाली भारत आया। तो अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान आएगा, अहमद शाह अब्दाली भारत आएगा। ये सी बेटे मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास है। अब पूछा जाएगा अहमद शाह अब्दाली कौन था, तो फिर लिख लेना जनरल ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का सेनापति था, नादिर शाह का सेनापति। तो नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, जो कि मतलब इसके समय में आएगा और दिल्ली और मुल्तान को लूट के चला जाएगा। ठीक है, पहले जो नोट्स दिए हैं आप उन्हें पहले अच्छे से याद करो, क्वेश्चंस लगाओ, वही आपके लिए बहुत है। और क्लास नोट्स जो दिए हैं वही लगाओ एसएससी के हिसाब से बेटा, ठीक है। अहमद शाह के बाद छठवां शासक लिख लो आलमगीर। आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। 1754 से 59, 1754 टू 59। अरे एक एक ही था क्या, एक ही है, कोहिनूर हीरा पूरे विश्व में एक ही है। सेवनटीन 54 टू 59। लिखना। देखो वैसे तो ये राजा खत्म है, इसके समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके समय में दो काम हुए हैं। पहला तो दिल्ली वॉज प्लंडर्ड बाय मराठाज। दिल्ली को मराठाओं के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। दिल्ली को मराठाओं के द्वारा ध्वस्त किया गया। तो एक तो इसके समय मराठा आएंगे और दिल्ली को उधेड़ के फेंक देंगे, ध्वस्त कर लेंगे। दूसरा काम, इसके समय में एक बहुत ही मशहूर लड़ाई लड़ी गई है, वन फेमस बैटल। आलमगीर ने वो लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन इसके समय में वो लड़ाई लड़ी गई, एक बहुत ही मशहूर बैटल हुआ है। और इसने उसके लिए अपनी सेना का सपोर्ट मतलब भेजा था, अपनी सेना का समर्थन किया था कि भाई ये सेना वहां पर जाएगी और आपका समर्थन करेगी। इस प्रकार का काम मतलब इसके द्वारा किया गया है। तो वो फेमस बैटल आपसे मतलब पूछा जाएगा कि वो फेमस लड़ाई कौन सी थी और इसने मतलब कौन सी लड़ाई लड़ी, ठीक है। हाँ जी, लड़ाई का नाम लिख लीजिए, बैटल ऑफ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, प्लासी।
प्लासी की लड़ाई, नाम सुना होगा, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। प्लासी, प्लासी की लड़ाई 1757, 1757 में हुई लड़ाई प्लासी। अब आपसे पूछा जाएगा वेयर इज द प्लासी, प्लासी कहाँ है? तो प्लासी आपकी बंगाल, बंगाल में है। पहले तो आप ये याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, एप्लीकेशन पे वीडियो नोट सेंड किए हैं। अभी थोड़ी ना, पिछले हफ्ते कर दिए थे, अभी तो क्वेश्चन सेंड किए थे आपके। प्लासी की लड़ाई हुई है, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, EIC बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक बंगाल नवाब, एक तरफ था बंगाल का नवाब, बंगाल नवाब यानी कि बंगाल का नवाब। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो अधिकारी था उसका नाम लिख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। और बंगाल का नवाब था इस समय नवाब सिराज उद्दौला। नवाब सिराज उद्दौला, नवाब सिराज उद्दौला। ठीक है, सिराज उद्दौला। आप सब ये मत लिखा करो, एक तो आपके कमेंट्स में बड़ी दिक्कत है, आप ये मत लिखा करो कि शुरुआत से मतलब डाउट पूछ रहे हैं आप बता नहीं रहे हैं। अब बताओ, जब आपने ये लिखा है कि शुरुआत से डाउट पूछ रहे हैं आप बता नहीं रहे, इस कमेंट में मुझे कहां से पता चलेगा कि इसमें क्या डाउट है? आप सीधे अगर लिखना है तो आप मतलब बार बार अपने डाउट लिखा करो। जैसे कि मान लो आपने डाउट अभी लिखा, फिर उस मतलब डाउट को 5 मिनट के बाद लिख दो, फिर एक बार फिर लिख दो, क्योंकि कमेंट बहुत है। अब मेरे को ये बताओ, मैं इस तरफ देखूं लिखने के लिए या फिर मैं सिर्फ वहां देखता रहूं कमेंट पढ़ने के लिए? मुझे एक लॉजिकल बात मतलब बताओ, एक कॉमन सेंस के हिसाब से मतलब बताओ। आप मतलब समझदार बच्चे हो सभी, ठीक है, और हर बच्चे का कमेंट पढ़ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर आप ये सोचे कि हर एक के कमेंट का आंसर मिल जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, पढ़ाते वक्त जब हम यहाँ पढ़ाते हैं, जब मैं इस तरफ देखता हूँ समझाने के लिए, तो मैं आप पहले देखो, मैं कैमरे में कभी नहीं देखता, हमेशा स्क्रीन पे ही देखता हूँ, ताकि मैं समझाता भी रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ और कमेंट भी देखते रहता हूँ। अब उस समय जिस किसी का कमेंट आ जाए सामने, उसको अगर लगता है कि मतलब ये काम का है, तो मैं इसे मतलब पढ़ लेता हूँ। अब बताओ मैं इस कमेंट का जवाब क्या दूंगा? सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा, ठीक है, ये इस कमेंट का जवाब मेरे पास नहीं है। जो नंबर दिया आपको टेक्निकल टीम का, वहां मतलब फोन करें। मैं अगर ये भी बोल दूंगा हाँ बेटा चल जाएगा चल जाएगा, तो उससे कुछ होने वाला है। इसलिए अगर कोई कंटेंट को लेकर आपको कोई दिक्कत हो, जैसे ये शब्द लिखा है या फिर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, अभी कुछ समझा रहा हूं, वो वाले कमेंट जो उस समय आ जाए तो समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को जरा समझो मेरे बच्चे। तो इसलिए ये मत कि मैं बहुत देर से कमेंट कर रहा हूं, मेरा जवाब नहीं आ रहा। अब मेरे को उस कमेंट में अगर मैंने पढ़ भी लिया तो क्या पता लगेगा कि आप मतलब कमेंट कर रहे हैं, कौन सा जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए शिकायत के बदले आप सीधे वो कमेंट, वो अपना सिर्फ डाउट लिखा करो। और ये मत सोचो कि मेरा नहीं पढ़ रहे हैं, किसी और का पढ़ा रहे, किसी और से मेरी नाते रिश्तेदारी है, जानता हूं मैं उसको, है नहीं ना? फिर चलो, अब एक बच्चा देखो लिख रहा है, सर आपने तीसरा और चौथा शासक सेम लिखा है, देख लेते हैं। चौथा शासक मैंने मोहम्मद शाह लिखा है और तीसरा शासक मैंने फर्रुखशियार लिखा। कहाँ से ये सेम हो गए? फिर वही बेटे बदतमीजी, पढ़ते हो नहीं मतलब ध्यान से। ये क्या लिखा है? आंख के अंधे नाम नैनसुख, तीसरा फर्रुखशियार लिखा है,
और 14 शासक मैंने मोहम्मद शाह लिखा है। फर्रुखशियार और मोहम्मद शाह कहीं से एक लग रहे हैं? क्या बात करते हो मियाँ। सर मैं बिगनर हूँ, आपके कॉम्बो बैच से तैयारी कर रहा हूँ, तो आने वाली जीडी की तैयारी हो जाए। डेफिनेटली हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। चलो ठीक है। तो कोहिनूर हीरा और पिकॉक, अरे कहाँ थे यार, हम प्लासी पे थे। तो प्लासी की लड़ाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो लोगों के बीच मतलब हुई। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब नवाब सिराजुद्दौला। अब पूछा जाएगा इस लड़ाई में कौन जीता, विक्ट्री पूछी जाएगी, जीत किसकी हुई। तो जीत आप लिख लेना रॉबर्ट क्लाइव, एरो बना के लिखोगे तो जिंदगी में बहुत सफल हो जाओगे। रॉबर्ट क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई। अब इसमें आलमगीर सेकंड का क्या योगदान था। तो आलमगीर सेकंड ने यह कहा था बंगाल नवाब से कि आप भैया ये लड़ाई लड़े, मैं आपके साथ हूं, मेरी सेना पहुंचेगी, आपका साथ देगी और आप अंग्रेजों को हराएं। हालांकि आलमगीर सेकंड ने अपनी सेना भेजी भी, लेकिन सेना आमने सामने खड़ी हुई रह गई और ये लड़ाई अंग्रेजों ने बिना लड़े ही जीत ली। ठीक है, मतलब कोई हथियार ही नहीं उठे, क्योंकि नवाब के साले मीर जाफर ने नवाब को धोखा दे दिया और एक लड़ाई शुरू होने से एक रात पहले अंग्रेजों के कुछ सैनिक आ गए और इसको नवाब को मार के चले गए। तो इसमें मतलब लिख देना नवाब वॉज बीट्रेड बाय मीर जाफर। नवाब को मीर जाफर से धोखा प्राप्त हुआ। नवाब वॉज बीट्रेड बाय मीर जाफर, नवाब को मीर जाफर से धोखा प्राप्त हुआ। नवाब वॉज बिट्रेड बाय मीर जाफर, नवाब को मीर जाफर से धोखा प्राप्त हुआ। किससे धोखा प्राप्त हुआ? मीर जाफर से धोखा प्राप्त हुआ, मीर जाफर से। ये इसका साला था, नवाब का साला मीर जाफर ने इसे धोखा दिया, अंग्रेजों के साथ ये मिल गया। तो आलमगीर सेकंड के समय वैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये महत्वपूर्ण युद्ध हो गया एक। चलिए, अब ये हमने किया था छठा शासक, अब आप लिखें सातवां शासक। लेटर मुगल में सातवां शासक है शाह आलम सेकंड। शाह आलम द्वितीय 1759 से लगभग 1805, 1759 टू 1805। कहीं कहीं 6 भी लिखा होता है तो आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 1759 से 1805 शाह आलम सेकंड के समय में भी एक ही काम हुआ है। शाह आलम सेकंड लिखना। इन हिज टाइम वन फेमस बैटल वॉज हेल्ड, इसके समय में एक मशहूर युद्ध हुआ, आप लिख लीजिए बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई 1764, 1764। आपसे पूछा जाएगा बक्सर कहाँ है, तो बक्सर आपका बिहार में है। इसमें वही एक तरफ तो सभी इंडियन रूलर्स यानी कि भारतीय शासक थे, जो उस समय इंडिया में एक नहीं कई राजा एक साथ हो गए, यानी कि यूनिटी दिखाई, अकल तो दिखाई, लेकिन अकल आने में थोड़ी लेट हो गई। और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन शासकों में एक तो था यही मुगल शासक यानी कि शाह आलम, एक तो मुगल शासक ही था शाह आलम। दूसरा इसमें मतलब आपका था मीर कासिम, बंगाल का नवाब। उस समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। और तीसरा राजा आप मतलब लिख दीजिए शुजा उद दौला, सिराज नहीं शुजा उद दौला, शुजा उद दौला। अवध का नवाब, अवध बोले तो यूपी यानी के उत्तर प्रदेश। ये एक तरफ तो 3 ये राजा थे जो कि इंडिया के तरफ से देखे, चलो भाई आपस की गतिविधियों को बाद में मतलब देखेंगे, और अभी इसको मतलब हम लोग पहले अंग्रेजों को समेट लेते हैं।
पहले अंग्रेजों को घेर लेते हैं, फिर आपस में बाद में देखेंगे। और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। कौन था भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो मतलब नेतृत्व कर रहा था। सर पानीपत की तीसरा युद्ध भी हुआ था बेटा। पानीपत का तीसरा युद्ध हमने बेटे मराठाओं में पढ़ा है, याद करो। अहमद शाह अब्दाली, सदाशिवराव विश्वासराव, वो वहां पे जब करा दिया तो फिर बेटे यहाँ क्यों कराएंगे? ठीक है, हेक्टर मुनरो। और वही यार, मेरा तो कराने का पैटर्न ही सेम है। कौन जीता, विक्ट्री किसकी हुई, यही तो क्वेश्चन बनेगा कि इन दोनों में जीत किसकी हुई, विक्ट्री किसकी हुई। तो विक्ट्री हुई हेक्टर मुनरो। छापो। बक्सर की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई होगी जो कि यह साबित कर देगी कि अब हिंदुस्तान में किसी का शासन नहीं होगा, सिर्फ अंग्रेजों का ही शासन होगा, क्योंकि ये तीन उस समय के सबसे मजबूत राजा इस लड़ाई को हार जाएंगे। फटाफट से जैसे ये हो जाए लिख देना डन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन में आगे ही आएगा बक्सर की लड़ाई से। हाँ जी। हाँ भाई, वाह डन, बहुत बढ़िया। लिखना आफ्टर दिस बैटल, इस लड़ाई के बाद, नोट बना के पढ़ लेंगे। आफ्टर दिस बैटल, इस लड़ाई के बाद, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वॉज साइंड, अलाहाबाद की संधि की गई। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वॉज साइंड, इलाहाबाद की संधि की गई। अलाहाबाद की संधि की गई। ये संधि हुई है 1765 में, 1765 में। और लिख देना अंडर दिस ट्रीटी, ये संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार मिले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार मिल जाएंगे। देखो, दीवानी अधिकार का मतलब है, आप लिख लो दीवानी राइट्स का मतलब, अगर आपसे एग्जाम में मतलब पूछा जाए कि दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार क्या होते हैं, तो लिख देना राइट टू कलेक्ट लगान या लैंड रेवेन्यू, लगान को एकत्रित करने का अधिकार या लगान को वसूलने का अधिकार। तो यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक पैसे से भारत में कमजोर थी, अब यहां से पैसे से भी मजबूत हो जाएगी। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, क्योंकि पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल के क्षेत्र में आते थे, तो इसलिए बंगाल का हक मिल जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की नई नवाब बन जाएगी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद की संधि जो है 1765 की है, जिसके तहत इन्हें लगान वसूलने का अधिकार मिल जाएगा। नहीं, सेम ही टाइम लगेगा आयुष। चलो, अब ये तो हमने किए 7वें राजा, अब करते हैं 8वें राजा। तो 8वां राजा जो हुआ है लेटर मुगल में, वो हुआ है अकबर सेकंड, 1806 से 1837। तो ये वैसे इस राजा ने कुछ किया नहीं है, लिख लेना ही बिकेम द फर्स्ट
पेंशनर, मुगल रूलर। ये पहला पेंशन वाला मुगल राजा बना। मतलब अगर मुगल राजाओं में सबसे पहले किसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन लेना शुरू किया तो इसी ने कि भैया वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देगी पेंशन, कि भैया पेंशन पे रहो और नाम के लिए राजा और आप कुछ भी नहीं करेंगे। फिर आप लिख लो इसके बाद नौवां और आखिरी राजा मुगलों में बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय, 1837 से 1862, 1837 to 62 बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। और इसे एक और नाम से मतलब जाना गया है, बहादुर शाह जफर। इसी को ही बहादुर शाह जफर भी कहा गया है। जफर इसका पेन नेम था, जफर के नाम से ये पोयम या कविताएं लिखा करता था। लिख लेना, ही बिकेम द लास्ट मुगल रूलर। ये अंतिम मुगल शासक हुआ। ही बिकेम द लास्ट मुगल रूलर, ये अंतिम मुगल शासक हुआ, अंतिम मुगल शासक हुआ। एंड आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति के बाद, आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति के बाद ही डिपोर्टेड टू रंगून, इसे रंगून भेज दिया गया। ही डिपोर्टेड टू रंगून, इसे रंगून भेज दिया गया। रंगून बोले तो आज के समय में कहाँ है, म्यांमार में है। तो म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून भेज दिया और ये वहीं मर जाएगा। इसको भी मतलब पेंशन दी जाएगी, 2 लाख रुपए पर एनम की पेंशन पे इसे मतलब भेजा जाएगा। तो बहादुर शाह जफर की अगर आपसे पेंशन पूछी जाए इसे कितनी पेंशन मिलती थी, तो पेंशन इसे मिलती थी ₹2 लाख पर एनम, यानी कि सालाना 2 लाख रुपए की पेंशन पर ये गया। 57 के बाद इसे भेज देंगे और 1862 तक ये रंगून में रहेगा और ये रंगून में ही मर जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि बहादुर शाह का टॉम्ब कहाँ है, मतलब इसका मकबरा कहाँ है, तो रंगून में ही है। तो बहादुर शाह सेकंड का टॉम्ब या फिर मकबरा रंगून में ही है, ध्यान रखिएगा। तो टॉम्ब ऑफ द बहादुर शाह वाज इन रंगून। तो बहादुर शाह का मकबरा आपको आज के समय में रंगून में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा लेटर मुगल, पूरा उत्तर मुगल। आराम से देखना, नोट्स बिल्कुल आराम से बनाना।